नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द वायर पे। और मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि देश में इस समय इलेक्शंस की गर्मी हर तरफ फैल रही है। और इसी गर्मी का सबसे पहला आभास करने के लिए हम जा रहे हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और हम बात करेंगे पूरे के पूरे यूपी की और साथ साथ पूरे देश की। हाल ही में योगेंद्र यादव जी, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में थे, वहां से एक सर्वे करते हुए ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में पहुंचे, जहां पे मैं भी उनके साथ में था। और हमने समझा कि लोगों के अंदर उनकी मंशा क्या है, किस तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के लोग सच में दे सकते हैं मोदी जी को एक निराशा? तो ये कुछ मुद्दे थे जो हमने समझे, और आज हम इन सारे मुद्दों को अपने कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ हैं द वायर के को फाउंडर एम के वेणु जी भी। तो उनका और योगेंद्र यादव जी का, दोनों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ इस शो पे। और योगेंद्र जी, मैं शुरू करूंगा आपसे। आप जब पिछली बार वायर पे आए थे, तो आपने ये जिक्र किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चाहे टीवी और गोदी मीडिया हम लोगों को कुछ और बता रहा है, लेकिन जब आप जमीन पे उतरे तो आपने पाया कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हवा किसी और तरफ थी। तो हम शुरू वहां से करते हैं कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपने क्या पाया, और उसके बाद हम चलना चाहेंगे कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से क्या समानताएं थी, क्या अलगाव थे। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल, हम क्या वेस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या पाया आपने? इंद्र भाई, आपकी अनुमति से मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा। मैंने चुनाव देखने सन 1989 में शुरू किए। 1989 मेरा पहला इलेक्शन था जिसके बारे में मैंने लिखा। और फिर मैंने सर्वे भी किए, सब तरह की चीजें की, टीवी पे भविष्यवाणी भी की, लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी। वो ये कि मुझे लगता था कि खाली आंकड़े, सिर्फ सर्वे डेटा टेबल, ये देखने से काम नहीं चलता। जाओ बाहर, खुद लोगों से बात करो, धूल धक्कड़ में निकलो, धूप में चलो, साधारण लोगों से बात करो। दो तरह के डॉक्टर होते हैं ना, एक डॉक्टर जो कि रिपोर्ट देख के मरीज की तरफ देखते नहीं है और रिपोर्ट लिखना शुरू कर प्रेस्क्रिप्शन लिख देते हैं। दूसरा मेरी तरह के पुराने स्टाइल के डॉक्टर होते हैं जो कहते हैं नब्ज दिखाओ, अच्छा ये करो, जरा जीभ भी खोल के दिखाओ। तो मैं उस स्टाइल का हूं। जब तक मैं अपनी आंख से किसी चीज को ना देख लूं तब तक भरोसा नहीं कर पाता। तो 35 साल से बार बार मैंने ये किया है, और इसमें कुछ भी, और आपने तो अपनी आंख से देख लिया, इसमें कोई काला जादू नहीं है, कोई विशेष टेक्नोलॉजी नहीं है। बड़ा साधारण बात है कि भाई पब्लिक का मूड समझना है तो पब्लिक से बात तो कर लो। और पब्लिक का मतलब बुद्धिजीवी नहीं, पब्लिक का मतलब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं, पब्लिक का मतलब नेताजी नहीं, पत्रकार नहीं। साधारण लोगों से बात करो, बस उनके। तो जीप उठाई, जैसा आप जानते हैं हमने किया, आप तो उसके साक्षी भी बने कि सुबह से चल दिए। बिल्कुल साधारण जो गांव के जंक्शन होते हैं वहां रुके, 5 लोग 5 दिशा में चले गए, या कि ऐसे गांव में गए जिसमें तभी जातियां हो, अलग अलग टोला में 5 लोग गए, पांचों ने आके रिपोर्ट किया मैंने क्या देखा, बस ये काम किया, घुमा फिरा। और मुझे आज भी लगता है इंद्र भाई कि अगर आप ये कर लें, आपको मोटा अनुमान लग जाता है। थर्मोमीटर तो नहीं है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि बुखार 102 है कि 102.3 है या 102.5, पर बुखार है या नहीं आपको माथे पे हाथ लगा के पता लग जाता है। उतना जरूर पता लग जाता है। और इस बार जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा, आपने सही कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले मैं गया, और जाने से पहले मेरे मन में यही सब सर्वे थे जो दिखा रहे थे कि भैया 64 62 तो कुछ नहीं, अब तो 70 पार। और कभी कभी बीजेपी वाले अति उत्साह में 80 भी बोल देते थे। मुझे लगा कहीं 80 पार ही ना कर दें अब ये लोग तो ये सब स्थिति थी। तो ये देखते हुए, मन में ये विचार लेते हुए मैं पहली बार गया उत्तर प्रदेश। वहां गाजियाबाद मेरठ से शुरू किया और सहारनपुर, ये कैराना मुजफ्फरनगर होते हुए सहारनपुर होते हुए हम निकले। और वहां जाके मुझे लगा यार ये कोई 64 पार वाली स्थिति तो नहीं है। 2019 से ऊपर तो बीजेपी नहीं जा रही। मुझे तो लग रहा है 2019 तक भी शायद नहीं जा रही। लेकिन छोटा विजिट था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, मुझे लगा कि पता नहीं, इससे कंफर्म हम नहीं हो सकते। इसलिए फिर लखनऊ से निकले। लख बाराबांकी, मोहनलालगंज, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, ये अपना इलाहाबाद, मिर्जापुर होते हुए बनारस तक गए, ये देखने के लिए कि क्या वास्तव में मूड ऐसा है। और जो कुल मिलाकर मूड देखा, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो देखा वो ये कि वहां जयंत चौधरी के पलटने से सारा जाट वोट पलट नहीं रहा है। दूसरा ये देखा कि मायावती जी का वोट खिसक के सारा बीजेपी की तरफ नहीं आ रहा है।
और ये देखा कि जहां पे कांग्रेस के पास ठीक ठाक उम्मीदवार है वहां कांग्रेस भी अच्छा वोट ले रही, ये सब देखा। लेकिन जो बाकी के प्रदेशों में बाकी हिस्से में जाके चेक किया, उसकी मोटी बात मैं बता दूं, आप खुद उसके साक्षी थे तो आप इस चीज को बेहतर बता पाएंगे। पहली चीज, हमें सब लोगों से पूरी गपशप करते थे, क्या मुद्दे हैं, क्या सवाल हैं, क्या चिंता है वगैरह, लेकिन साथ में दो चीज जरूर पूछते थे, पिछली बार किसे वोट दिया, इस बार किसे वोट देंगे। जिन लोगों ने बताया पूरे उन, और हमने तो एक दूसरे को रिपोर्ट भी की थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेते थे, आपसी रिपोर्ट की। जिन कोई 300 400 500 लोगों को हम मिले होंगे, मेरे को कुल केवल एक व्यक्ति हम 5 लोगों को इन 500 में से मिला जिसने कहा कि मैंने पिछली बार बीजेपी को वोट नहीं दिया था लेकिन इस बार दूंगा। वो एक नेत्रहीन व्यक्ति था जिसकी एक विशेष ट्रेजिक सी स्टोरी है, पर वो बिल्कुल एक्सेप्शनल सिचुएशन। मतलब मोटे तौर पे कहें तो कोई ऐसे वोटर नहीं थे जो इस बार बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और जिन्होंने पिछली बार कहा कि मैंने एसपी या कांग्रेस को वोट दिया, उनमें एक ऐसा नहीं मिला जो कहता हो कि अब इनको वोट नहीं दूंगा, वो सब वोट दे रहे हैं। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, अपने मुंह से बोला कि बीजेपी को दिया, हो सकता है उसमें से कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, कह नहीं सकते, उनमें से कम 4 में से एक व्यक्ति जरूर ऐसा था जो कह रहा था कि पिछली बार तो दिया लेकिन इस बार नहीं दूंगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा संकेत था। लेकिन चूंकि आप खुद इसके साक्षी रहे, आपने भी पूछा लोगों से और आपने भी इस चीज की जांच की, तो आप भी अपना इंप्रेशन बताइएगा, क्योंकि हम सबकी मिलीजुली समझ है। 5 लोग 5 दिशा में जाके एक दूसरे को बताते थे मैंने क्या पाया, मैंने क्या पाया, और एक दूसरे की थोड़ा छानबीन भी करते थे, थोड़ा फिल्टर भी लगाते थे एक दूसरे की बात में। तो ये तो मेरे ख्याल में इतना तो हम विश्वास से कह सकते हैं, सीटों वीटों की बात बाद में करेंगे, इतना तो हम विश्वास से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वोट खिसक रहे हैं। और खिसक सिर्फ किसी एक जाति में नहीं, तमाम जाति वर्गों में बीजेपी का वोट खिसक रहा है। खास तौर पे गरीबों में बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है। ये ठीक निष्कर्ष रहेगा इंद्र भाई? जी योगेन जी, मैं तो पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि आंखों देखी बात को कौन मना कर सकता है। चाहे मेरी व्यक्तिगत राजनीतिक राय कुछ भी हो, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश में साथ में उतरे तो लोगों की जो राय थी वो ये थी, जो आपने बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से कहा, कि बीजेपी के साथ जो जो वोट था, जो मतदान जो लोग कर रहे थे बीजेपी के साथ, अब उनमें से कई सारे लोग, अधिकांश लोग बीजेपी से हटेंगे। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही थी। और मैं अपनी टिप्पणी देने से पहले एक बार जरा एम के वेणु जी के पास भी जाना चाहूंगा। और एम के वेणु जी, आपने कई सारे इलेक्शन खुद देखे हैं, आप कई सारी, आपके पास खबरें आती हैं, देश भर की खबरें आती हैं, पॉलिटिकल ट्रेंड्स, कई सालों से आप ये सारी चीजें भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है जो योगेंद्र यादव जी ने बात कही, और साथ साथ मैं इसमें दो चीजें और जोड़ूंगा, जैसे एक महंगाई की बात और एक एंटी इनकम्बेंसी की बात, कि कई साल, 10 साल हो गए मोदी सरकार को, इन दो पहलुओं का क्या प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश पे और देश पे और देश के मतदान पे? देखिए इंद्र, मुझे तो जो पहला जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जब होके आए थे योगेंद्र जी, उसके बाद जो मैंने इनसे चर्चा करी, उसी से मेरी आंखें खुली। जैसे योगेंद्र जी खुद कह रहे थे कि भाई नैरेटिव कुछ चल रहा था मीडिया में, जब उन्होंने जाके लोगों की नफ्स देखी और वहां जो जैसे बहुत अच्छी तरह उन्होंने जो कहा कि टेम्परेचर है कि नहीं, तो उन्हें कुछ और मिला। तो जब हमने योगेंद्र जी से चर्चा करी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बारे में, तो मुझे मुझे भी बहुत बड़ा एक एक सरप्राइज मिला, क्योंकि मैं भी वही अखबारों से पढ़ रहा था जो नैरेटिव जो चल रही है, या या जो पोल जो लोगों ने करी है, जिस तरह की जो पोल, जो कुछ लोग कहते हैं कि फोन से लोग पोल कर लेते हैं, तो फोन से लोग पोल करते हैं। जो लोगों की राय जो टेलीफोन से जो आप अगर करें, तो आप सब समझ सकते हैं उसका, उसमें किस तरह की ऑथेंटिसिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो तो दो चीजें जो योगेंद्र जी ने कही, जो जो हमारी पिछली चर्चा में, कि ये मोदी वेव जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा, और ये नॉर्मल इलेक्शन के तौर पे दिख रहा है, और ये बिल्कुल स्टेट लेवल पे या कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे ये चल रहा है। और जो जो लाइवलीहुड के मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, घर का खर्चा नहीं चल रहा,
इस तरह के जो मुद्दे बिल्कुल टॉप ऑफ द माइंड, फोर फ्रंट में थे। और जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि राम मंदिर की भी कोई खास बात कोई कर नहीं रहा था, तो उससे मुझे लगा कि तभी मैंने इनसे कहा कि अब ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी अगर यही ट्रेंड होगा कि नहीं, मैंने स्पेकुलेट किया। तो अब आप लोग सब दोनों ईस्ट यूपी हो क्या है, और मुझे तो लग रहा है कि जो जो योगेंद्र जी अभी कह रहे थे, यही ट्रेंड जो वेस्ट यूपी में देखा, वो तो मुझे लगता है कि ईस्ट यूपी में कुछ और कंसोलिडेट होता दिख रहा है। अगर चार में से अगर एक, जो बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया, अगर एक कह रहा है कि मैं इस बार नहीं दूंगा, तो एक चौथाई तो बहुत बड़ा नंबर होता है, 25%। तो मैं तो योगेंद्र जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि नहीं देंगे बीजेपी को, मगर क्या लगता है कि इनमें से कितने दूसरी तरफ जाएंगे? क्योंकि अभी तक ये स्टैब्लिश नहीं हुआ कि वो दूसरी तरफ वोट करेंगे। अभी तक यही हुआ है कि नहीं करेंगे बीजेपी को। तो हो सकता है कि वो कम टर्नआउट में वो रिफ्लेक्ट हो दिखे, मगर वो ये वोटर क्या करने जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अहम सवाल है। और दूसरा जो योगेंद्र जी ने बोला कि टेम्परेचर, ये बहुत अच्छा इन्होंने एनालिजी दिया है। टेम्परेचर है गर्म, बॉडी गर्म है, मगर कितना है वो देखना होगा, और कितना है वो सीटों के ट्रांसलेट करेगा कि वोट शेयर और सीट शेयर। मगर योगेंद्र जी का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि हाथ लगा के भी ये बता सकते हैं कि कई बारी कि 99 है या 101 है। 99 और जी 101 में आप टेम्परेचर हाथ लगा के भी पता लग सकता है। जी, यहाँ पे मैं आई थिंक एक सवाल डालना चाहूंगा योगी जी से, जो जो वेणु जी के साथ से जुड़ा है। अगर टेम्परेचर हम समझना चाहें तो आइए कुछ मुद्दों के बारे में बात करें, जो आपने भी खुद अपने कानों से सुने योगेंद्र जी, जो जो आपको लोगों ने बताया, जो मैंने भी मुद्दों के बारे में सुना। आपको क्या वो मुख्य मुद्दे लगते हैं इस समय, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में आगे बढ़ के आए हैं? चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो, जैसे महंगाई की बात हम लोग कर ही चुके हैं, और उसके साथ साथ मोदी जी के बाकी जो नीतियां थी, नीतिगत जो और बातें जो लोग समझ रहे हैं आज की तारीख में, क्या वो मुद्दे थे जो आपको लगता है सबसे अहम मुद्दे होंगे? इंद्र भाई, इन मुद्दों को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। वो मुद्दे जो लोगों के दैनंदिन जीवन से जुड़े, जिसमें महंगाई का सवाल है, जिसमें बेरोजगारी का सवाल है, और उत्तर प्रदेश में खास तौर पे छुट्टा या आवारा जानवर का सवाल है, जो हर गांव का मुद्दा है। यहाँ दिल्ली में बात करके या टीवी पे बात करके लगता है कि अच्छा, कुछ छोटा सा जैसे स्ट्रे डॉग्स की दिल्ली की कॉलोनीज में प्रॉब्लम है, वैसा लगता है। मगर ये है नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों की आजीविका का मुद्दा है। लोगों के खेत बर्बाद हो रहे हैं। और जैसा एक व्यक्ति ने हमें कहा कि भाई, मोदी जी ने जब से कहा ना कि मैं भी चौकीदार, तब से उन्होंने हम सबको चौकीदार बना दिया। हम तो सारी रात भर खेत में चौकीदारा करते रहते हैं। पिछले कई साल से हमारी तो स्थिति हो गई है। तो एक मुद्दे तो ये थे जो लोगों के दैनंदिन जीवन के मुद्दे थे, जो 2014 और 19 में दब गए थे। 2022 में थे, लेकिन निर्णायक नहीं हो पाए वो। 2022 में भी लोग जिक्र कर रहे थे इस सब का, लेकिन वो निर्णायक नहीं थे। इस बार ये मुद्दे निर्णायक होते हुए दिखाई दे। दूसरा है व्यक्तित्व, लीडरशिप के मुद्दे। उसमें मोदी जी की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हुई होगी। ऐसा मुझे नहीं लगा कि मोदी जी के बारे में जनता में कोई विशेष गुस्सा, जो खुल के एंगर जो होता है ना, पब्लिक एंगर, वैसा नहीं था। योगी जी की पॉपुलैरिटी मोदी जी से थोड़ा ज्यादा थी, लेकिन जो पहले होता था, बस मोदी जी का नाम ले दो, उसके बाद सारे मुद्दे गायब। अब कोई चर्चा करने की, किसी भी सवाल का जवाब मोदी मोदी, बस जवाब हो गया उसका। वो स्थिति कतई नहीं बची थी। हाँ, मोदी जी है, हाँ ठीक किया है, अब असली बात करो, वो वाली चीज आ। और नेतृत्व में सबसे ज्यादा गुस्सा अगर था तो स्थानीय सांसदों के प्रति और विधायकों के प्रति था, जो बीजेपी के कई टर्म से चले आ रहे हैं। इनके प्रति जनता में काफी गुस्सा था। और एक तीसरा सेट ऑफ मुद्दा जो था, वो ज्यादा गहरा मुद्दा था। वो ये कि पहली बार मैंने लोगों के मुंह से तानाशाही शब्द सुना। मैं तो मानता हूं, ये भी आप कह सकते हैं कि मेरे कान अधीर थे इस सवाल इसको सुनने के लिए, लेकिन मैंने किसी के मुंह में डाला नहीं, बस सुनता था ध्यान से। और नहीं आता, जैसे मैं चाहता हूं लोग सेकुलरिज्म की बात करें, लेकिन करते नहीं है, मैं क्या करूं। तानाशाही की बात लोग खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। आपने भी सुना होगा वो और जब मैं एक, गवाह हूँ इस बात के, दर्शकों, मैं गवाह हूँ कि जो योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य वचन है। ना उन्होंने पूरे के पूरे इस यात्रा पे, ना हम में से किसी टीम वाले ने
कोई तानाशाही, कोई अंबानी अडानी, इस तरह का कोई प्रॉम्प्ट नहीं किया, लोग अपने आप बता रहे हैं। योगेंद्र जी आप वापस कंटिन्यू करें जी। तो एक एक व्यक्ति, गांव के साधारण व्यक्ति ने कहा कि देखो, किसी को पहली बार प्रधान बनाते हो तो वो डर के काम करता है, सही सही काम करता है। दूसरी बार उसी आदमी को प्रधान बना दो तो वो गोली देना शुरू कर देता है, पैसा बनाना शुरू कर देता है। और तीसरी बार अगर उसको प्रधान बना दोगे तब तो सर पे बैठ के डंडा चलाएगा। ये बात वो दिल्ली के संदर्भ में कह रहा था, अपने गांव के प्रधान के संदर्भ में नहीं कह रहा। ये बात और तानाशाही हो रही है, जो हो रहा है गलत हो रहा है। और अगर दलित वर्ग में बात करें तो संविधान की चिंता, संविधान आरक्षण चला जाए, ये सब मुद्दे आने शुरू हुए। हो सकता है इसकी वजह से निर्णायक हो रही। तो ये तीनों बातों का कॉम्बिनेशन मिला के अब बीजेपी पे भारी पड़ रहा है। बीजेपी के वोटर छिटक रहे हैं उससे, शायद इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन की वजह से। तो एक योगेंद्र जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दो चीजें तो आपने क्लियरली एस्टैब्लिश कर दी कि बीजेपी का वोट शेयर घट रहा है यूपी में, राइट। इनका पिछले बारी 51% वोट शेयर था यूपी में, और वो कतई इस बारी वो वोट शेयर इनको नहीं मिलने के। हालांकि इन्होंने नैरेटिव ये चलाया कि इनकी वो वोट शेयर और बढ़ेंगी और सीटें इनकी 64 से 75 हो जाएंगी। तो और आपने ये भी स्टैब्लिश किया है कि एक में से चार, जो आपकी जो सैंपल थी, उसको लेके चल रहा हूं मैं, जो 400-500 जो आपने लोगों को इंटरव्यू किया और बिना प्रॉम्प्ट कर इंटरव्यू किया, उनकी बातें सुनी मोस्टली, अगर वो एक चार में से एक वो बीजेपी को पिछली बार ही वोट दिया, पिछले 2 बारी, और इस बार नहीं दे रहे, तो ये 25% अगर लोग बीजेपी के वोटर अगर कह रहे हैं कि नहीं देंगे, तो इसका कैसे आकलन करेंगे आप? अब ये आप जरा बताइए, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल, ये आपने आप अपने मुझसे ट्वीट वो में सिफोलॉजी करवा रहे हैं जो मैंने 10 साल पहले छोड़ दी थी। आप सिफोलॉजी ना करें, आप केवल जैसे आपने कहा कि टेम्परेचर, आप फीवर हाथ रख के आप हमें ये बताएं कि फीवर जो है वो 99 है या 102 है, 103? 103 तो पता लग जाता है। जी, मैं मोटा हिसाब बता, देखिए, अगर जो 4 में से 1 वोटर वाली बात वास्तव में हो गई तब तो भूचाल आ जाए। उसका तो मतलब है कि आप बीजेपी के 12-13% वोट कम हुए और ऑपोजिशन के 12-13 हुए, तब तो परिणाम पूरा का पूरा उलट जाए। जो जितनी बीजेपी के पास थी उतनी ऑपोजिशन के पास आ जाएंगी, जितनी ऑपोजिशन के पास थी बीजेपी के पास आएंगी। लेकिन मैं अभी से मान के नहीं चलता, क्योंकि क्या होता है, आप सड़क पे पूछते हो, कुछ लोगों से बात करते हो, मैं मान के चलता हूं कि इसमें ओवर रिपोर्टिंग होगी, तो मैं 50% डिस्काउंट वैसे ही दे देता हूँ कि हम 1/4 अगर बोल रहा था तो 1/8 ही होगा, यही मान के चलना। कंजर्वेटिव अप्रोच, कंजर्वेटिव रहना चाहिए इन चीजों के बारे में, अति उत्साह से उठपटांग रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो आप 1 में से 8 मान लीजिए। 1 में से 8 का मतलब है बीजेपी के पास 51% वोट थे, तो घट के समझिए उसमें से 6% घटे, 45 पे आ गए। बीजेपी 45-43 पे कहीं आ गए। ऑपोजिशन के पास 38 थे पिछली बार, लेकिन बीएसपी थी वास्तव में ऑपोजिशन, आप समझ लीजिए इस टाइम 36-35 पे कहीं खड़ी, शुरुआती पॉइंट। उसमें उसको वो 8 मिल गए, ऑपोजिशन आ गया, सॉरी, उसको 6% मिल गए, तो ऑपोजिशन आ गया 41-42। अगर आप ये स्थिति सोचें, बीजेपी कहीं 44-45, ऑपोजिशन 41-42, अगर ऐसा होता है तो मैंने अपने साथियों सहयोगियों से कहा कि जरा इसको साइकोलॉजिकली ट्रांसलेट करके बताना, मैं तो नहीं करता। उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी 50 से कम पे आ जाए। देखिए, असली बात परसेंटेज आपको केवल ये देखिए, बीजेपी में और ऑपोजिशन में 13% का फासला था। अगर वो 13% का फासला घट के 4 या 5% हो जाएगा तो बीजेपी की 64 से घट के 50 तो छोड़िए, अगर उन्होंने बताया अगर ये फासला घट के 2% का हो जाएगा तब तो बीजेपी और ऑपोजिशन को बराबर सीट आएंगी, 40-40 हो जाए। अगर 4% होता है तो बीजेपी को 50 सीट आएंगी। तो ये है, तो मतलब कि बीजेपी अब उस जोन में पहुंचती है जहां दनादन सीटें गिरनी शुरू हो जाएंगी। अब ये कि वो एग्जैक्टली फासला 6% होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, ये बताने की क्षमता मेरे पास नहीं है, वो थर्मोमीटर का मामला है। लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूं कि अब वो ऐसे जोन में पहुंच गई है जहां 60 से 40 तक आते हुए सिर्फ 2.5% का फासला है, 60 और 40, इतना तेजी से गिर सकती है।
वो बुखार तो है, मतलब चिकनगुनिया है, डेंगू, ये अभी तक आप नहीं बताना चाहते, लेकिन ये आप जरूर बता रहे हैं कि बुखार है। इसके और लिए टेस्ट करवाइए। दूसरी बात योगेश जी, आपको ये लगा इस यूपी जाके कि पिछले दिनों में हम देख रहे हैं योगेश जी कि इनका जो अहंकार दिखता था, कई स्लोगन में अहंकार दिखता था, 400 पार में अहंकार दिखता था, मोदी की गारंटी में अहंकार दिखता था कि ये भाई ये गारंटी कर रहे हैं, मतलब है तो करदाता का, टैक्स पेयर का पैसा, मगर और कि मोदी ही, मतलब और सब में मैनिफेस्टो में मोदी। तो ये धीरे धीरे ये चीजों को, ये पार्टी अभी पिछले 1-1.5 हफ्ते में अखबारों में रिपोर्ट आई कि डायल डाउन कर रहे हैं, 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी की गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे, अच्छा ये भी मैंने एक ट्वीट देखा था इनका, बीजेपी के किसी कार्यकर्ता का, कि आएगा तो मोदी ही। उसमें भी एक अहंकार, एक एरोगेंस था कि आप लोगों के ऊपर ये बात कर रहे हैं, लोगों को दरकिनार करते हुए, लोगों की इच्छाओं की, आएगा तो वही, आप जो कर लो। अब इन्होंने ये स्लोगन सुनने में आया कि ये अडॉप्ट करेंगे, लाएंगे तो मोदी ही, लोग अगर लाएंगे तो मोदी ही। अब वो पुराना जो स्लोगन था कि आएगा तो मोदी ही, उसमें भी इनको थोड़ा अहंकार दिखा, और ये थोड़ा डायल डाउन करने। तो ये सारी चीजों को मिला जुला के देखें तो आपको क्या लगता है बीजेपी के अंदर, और ये सब यूपी में, यूपी इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जा रहा था कि पॉकेट बरो है, जहां पे ये बढ़ाएंगे सीटें, और वो बेसिस उसी का होगा, यूपी के बेसिस पे ही इनकी जो 300 प्लस सीटें ये लोग मान रहे थे। तो इसमें सब किस तरह का बदलाव आ सकता है? वेणु, अगर मैं पूरे देश की बात करूं, जब ये चुनाव शुरू हुआ तो मैं मान के चल रहा था कि 4 बैटल ग्राउंड स्टेट है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल, यूपी उसमें नहीं था। जहां मैं कह रहा था बहुत बड़ा उलटफेर था, इन चारों में 10-10, 15-15 सीट का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। लेकिन अगर आप आज मुझसे पूछें तो मैं उसमें से बंगाल को उस लिस्ट में से काट दूंगा, क्योंकि बंगाल में बहुत बड़ा उलटफेर मुझे आज की तारीख में दिख नहीं रहा। लेकिन उसमें राजस्थान जोड़ दूंगा, और उसमें उत्तर प्रदेश का नाम शायद 2 बार डाल दूंगा उस लिस्ट के अंदर। ये बड़ा बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव आज देश में ये आ रहा है कि वो उत्तर प्रदेश जिससे ना सिर्फ सबसे ज्यादा सीट आती थी, बल्कि बीजेपी सोच रही थी जहां और कहीं लॉसेस हुए उसको उत्तर प्रदेश में पूरा कर लेंगे, उस उत्तर प्रदेश में लॉस हो रहे हैं, तो उन्हें वहां से उसकी भरपाई करने की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंस है उत्तर प्रदेश की, और मैं समझता हूं उसकी वजह से पूरे देश का जो ये चुनाव करवट ले रहा है इस पर। और मैं समझता हूं कि करवट लेते हुए हमने देखा, मुझे तो ये महसूस हुआ कि जब मैं वेस्ट यूपी गया और उसके 2 हफ्ते बाद सेंट्रल और ईस्ट यूपी गया, इन 14 दिन में ही बदलाव हो गया था मूड का। पहले मुझे लगा कि अच्छा है, वेस्ट और सेंट्रल का अंतर है, लेकिन और सोचने पे लगा कि नहीं, ये समय 2 हफ्ते के कारण मिजाज बदल रहा है, हर हफ्ते बदल रहा है, इलेक्शन करवट ले रहा है, बीजेपी परेशान है, प्रधानमंत्री की बौखलाहट दिख रही है, स्ट्रेटेजिस्ट इनके चीजों को बदल रहे हैं, क्योंकि जहां नुकसान इन्होंने सोचा था नहीं होगा वहां ज्यादा हो रहा है। कर्नाटका में जो सोचा था 4-5 सीट के लॉस से काम चल जाएगा, वहां 10-12 सीट का लॉस हो रहा है। राजस्थान जहां सोच रहा था कि एक भी सीट नहीं खोएंगे, वहां 10 सीट खोने की स्थिति में आ गए। इस सब को लेके इस वक्त बीजेपी में घबराहट है, इलेक्शन करवट ले रहा है, और कहां पहुंचेगा अभी हम नहीं कह सकते। योगेंद्र जी, यहाँ पे मैं आपके सैंपल पे वापस आना चाहूंगा, क्योंकि इससे एक बहुत ही ज्यादा अच्छी दृश्य हमें दिखता है। अगर हम बात करें अपर कास्ट वोट्स की, जो उत्तर प्रदेश में, अगर आप उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उसमें भी ज्यादा जो गढ़ था मोदी जी के वोटर्स का, मतदान करने वालों का, वो अपर कास्ट में था। और एक प्रकार का जो नॉन यादव ओबीसी और साथ साथ एसटी और एससी भी किसी प्रकार से जुड़े हुए थे। लेकिन जब आपने जो सैंपल हम लोगों ने कंडक्ट किया, तो उसमें आपने क्या क्या बदलाव देखा, और बदलाव की जो दिशा है वो किस तरफ है, इस पर थोड़ा सा आप अगर टिप्पणी कर दें, क्योंकि उससे दर्शकों को और बेहतर पता चल सकता है कि किस तरफ हमारा वोट जा रहा है। हमने जिन लोग, हमारे सैंपल में क्या कमी थी, जिन चीजों को हमने नहीं छुआ, तो मैं बता दूं, बुंदेलखंड हम कतई नहीं गए, बड़े शहरों में बाबुओं और मिडिल क्लास की कॉलोनीज में हम कतई नहीं गए, और पूर्वांचल का बिल्कुल जो छोर बिहार को लगा हुआ है वहां हम नहीं गए। अगर इन तीनों की वजह से कमी हो तो कमी है, लेकिन जाति के लिहाज से कोई कमी नहीं है। तमाम जाति वर्ग को देखा और मैं तो हैरान हुआ, ब्राह्मण बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं,
ठाकुर तो एक संदेह के साथ बोल रहे हैं कि ये मोदी जो है वो योगी को निकालेगा, उनके मन में ये संदेह है। ठाकुर तो आगे बढ़ के बोल रहे हैं यादव और मुसलमान जहां हैं वहां टिके हुए हैं, लेकिन लोअर ओबीसी में बीजेपी का वोट जा रहा है। हमने देखा तमाम वर्गों में, मौर्य हैं, कश्यप हैं, तमाम जो वर्ग हैं लोअर ओबीसी के, इन सब में बीजेपी, तो सब तरफ नुकसान हो रहा है, सिर्फ एक वर्ग में नहीं। और ये जो था कि केवल मुसलमान और यादव के सहारे आप बीजेपी को नहीं उखाड़ सकते, जो बिल्कुल सही बात है, जो 22 में हुआ, केवल मुसलमान और यादव के सहारे आप बीजेपी को उखाड़ नहीं सकते। लेकिन अब जो हमने देखा वो सभी वर्गों, दलित वर्ग में भी, निषाद में भी, सब में बीजेपी का वोट गिर रहा है। और अगर ये होता है तो जाहिर है इसका असर चुनाव के परिणाम पर पड़े बिना रह नहीं सकता। तो ये जातीय दृष्टि से एक समग्र तस्वीर है, जिसको हम टेक्निकली सेपोलॉजी में बोला करते थे यूनिफॉर्म स्विंग। ये यूनिफॉर्म अक्रॉस कास्ट एंड कम्युनिटी वो हो रहा है इसमें। जी, तो क्या हम लोग योगी जी मैं भाई एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इनके वोट शेयर यूपी में घट रहे हैं, ये तो पक्का है कि घट रहे हैं, तो और यूपी सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, सबसे वोटिंग पॉपुलेशन भी, तो अगर वहां घटते हैं और भी जो 4 स्टेट्स जो आपने बताया, जो महाराष्ट्र, बिहार, वहां भी अगर घट रहे हैं, कर्नाटक में, तो आपको क्या लगता है कि ओवरऑल जो बीजेपी का वोट शेयर जो 37% था 2019 में, वो गिर के 4-5% गिर सकता है कि नहीं? उसका अनुमान आप लगा सकते हैं? और योगेन जी, मैं एक बार आप इससे पहले जब आप सवाल उत्तर शुरू करें, मैं जानता हूँ समय का आघात है, इसी के साथ मैं भी अपना सवाल जोड़ दूंगा। इस दोनों सवालों को आप साथ में जोड़ आंसर कर दीजिएगा। एक आपके वोट शेयर की बात, और दूसरा कि क्या हम लोग इंडिया शाइनिंग जो 2004 की जो मोमेंट था, क्या हम लोग इस समय उसके करीब हैं? क्या उस प्रकार से कोई परिस्थितियां बन सकती हैं? वोट शेयर के बारे में, पूरे देश के बारे में, लेकिन एक बात फिर ये तय है, जो उनका 2019 का वोट शेयर था, ये संभव है कि बीजेपी साउथ इंडिया में वोट शेयर के गेन्स करेगी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में लूज करेगी। अब उसकी कुल मिला के बैलेंस क्या होगा वो नहीं कह सकते। फर्क ये है, साउथ इंडिया में जो वोट्स का गेन होगा बीजेपी को, वो सीट्स में ट्रांसलेट नहीं होगा, और नॉर्थ इंडिया में जो वोट का लॉस होगा वो सीट्स में ट्रांसलेट करेगा। बिल्कुल। मेरा कहना ये है कि 200, जो मैं शुरू से कह रहा हूं बिनू अपनी बात को ये कई बार, कि मैं बार बार पूछता था कि ये 272 का आंकड़ा कैसे हो रहा है। 400 पार का नारा तो आपने दे दिया, मेरे को 272 जरा गिन के तो दिखा दो। और यही प्रश्न मैं पूछता हूं। 5 राज्य हैं, 5 क्षेत्र हैं जहां बीजेपी को कम से कम 10-10 सीट का नुकसान हो रहा है, बीजेपी और एनडीए को। बिल्कुल। कर्नाटका कम से कम 10-12, महाराष्ट्र 12-13 जहां बीजेपी को कम होगा, एलाइज को ज्यादा नुकसान है। बिहार कम से कम 10 जहां एलाइज को ज्यादा नुकसान है। राजस्थान 10, अगर आप हरियाणा को भी उसमें जोड़ दो कम से कम 10, और उत्तर प्रदेश कम से कम 10। अब इतनी जो नुकसान है, इसकी भरपाई कहां से होगी? इसका कोई तरीका नहीं है। जितने भी बीजेपी को छोटे मोटे गेन्स हो सकते हैं साउथ इंडिया ईस्ट में, वो सारे तो कर्नाटका से वाइप आउट हो जाएंगे। तो मेरा कुल मिला के मेरा इंप्रेशन ये है कि आज भी बीजेपी 272 के आंकड़े को कैसे क्रॉस करेगी, ये प्रश्न मेरे मन में आज भी है। और इसको बैठ के इसका लफाजी से जवाब नहीं दिया जा सकता, इसको तो आपको आंकड़े देखने होंगे। मेरी अपनी समझ है कि पहले 2 चरण में बीजेपी को ऑलरेडी 20 सीट के करीब का नुकसान हो चुका है, और जो तीसरा चरण आ रहा है बहुत खतरनाक है बीजेपी के लिए, बिकॉज दे हैव ओनली टू लूज इन दिस। इनके पास गेन करने की कोई गुंजाइश नहीं है तीसरे चरण में, सिर्फ लॉसेस ही है। और हो सकता है केवल तीसरे चरण में उनको 20 सीट का और नुकसान हो जाए। तो ऐसे में ये चुनाव एक तरफ जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपने जो सवाल पूछा था वो बहुत महत्वपूर्ण है इंद्र भाई। जमीन पे देखें तो मैं कहता हूं ये 400 पार नहीं, ये तो 2004 है। जमीन पे 2004 वाला मूड है कि ऊपर इंडिया शाइनिंग चल रहा है, जमीन पे लोग कह रहे हैं क्या हुआ, कुछ नहीं मिला, कैसे होगा। फर्क एक ये है कि 2004 में ऑपोजिशन कमजोर होने के बावजूद भी स्थिति में था कि वो उसका फायदा उठा के आगे बढ़ सकता था। आज मुझे जमीन पे घूमते हुए कई बार ऐसा महसूस होता है वेणु और इंद्र, कि चुनाव ऑपोजिशन नहीं, बीजेपी के मुकाबले में ऑपोजिशन नहीं खड़ा है, बीजेपी के मुकाबले में जनता खड़ी, और उसकी एक अपनी सीमाएं।
लेकिन जनता खड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस देश में लोकतंत्र की चिंता अभी जनता को खत्म नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा विश्वास और आस्था लेके मैं उत्तर प्रदेश से वापस आया हूँ। धन्यवाद। जी, मैं ज्यादा से एक सवाल पूछूंगा आपसे, 1 मिनट और, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं रायबरेली और अमेठी की बात करना चाहता हूँ। क्या हम लोग जाने से पहले ये भी देख सकते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी का एक फिर से एक रिवाइवल है जो फिर से उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है? उसका बिल्कुल संक्षेप में आप उत्तर दीजिएगा। क्या हम लोग एक उत्तर प्रदेश में फिर से कांग्रेस की जो जड़ है वो फिर से क्या उग रही है धीरे धीरे? और पूरे उत्तर प्रदेश का तो कह नहीं सकते, लेकिन रायबरेली में निश्चित ही अगर गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति लड़ता है, धड़ल्ले से जीतेगा, शायद पिछली बार के ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। और अमेठी में मूड बदल रहा है। स्मृति ईरानी के खिलाफ हल्की सी हवा जरूर है। और अगर वहां राहुल गांधी लड़ते हैं, मैं अभी भी नहीं जानता इस वक्त भी बोलते हुए कि वो लड़ेंगे या नहीं, तो उनके अब इस बार हारने की संभावना काफी कम हो गई है। इस बार वो भी पलटेगा, तो सारा उत्तर प्रदेश जहां पलटेगा वहां कांग्रेस का भाग्य भी पलट सकता है। और एक चीज है, कांग्रेस के समाजवादी पार्टी में आने के बाद दो चीज आसान हो गई। एक तो मुसलमान के लिए कोई दुविधा नहीं बची है। दूसरा, वो दलित जो कि बीजेपी से हटना चाहता है, उसके लिए अब आने का एक रास्ता हो गया है, क्योंकि वो कांग्रेस को तो वोट दे सकता है, सपा को वोट वो नहीं दे सकता। जहां कांग्रेस का कैंडिडेट है वहां आने का रास्ता बन गया है। तो इन दोनों से कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हो सकता है। हालांकि बहुत बहुत काम करना कांग्रेस को बाकी है। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनू जी, आप लोग शो पे आए। और दर्शकों, ये तो था हमारा एक स्पेशल कार्यक्रम, लेकिन द वायर आपके लिए इलेक्शन में और नए नए कार्यक्रम लेके आएगा, तो द वायर देखते रहिए। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।